जी, तो मैं सेकंड कर रही हूँ कि सीज़न है और ये मानसून के सीज़न में जो है स्नेक बाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और कोई भी पेशेंट्स एंटी स्नेक वेनम आरएससी, टीएचक्यू और डीएचक्यू लेवल पे अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये अवेलेबल हैं। कोई पेशेंट जो है सिर्फ इस वजह से उसकी जान नहीं जानी चाहिए कि उसको एंटी स्नेक वेनम नहीं मिला या उसको प्रॉपर डायग्नोस नहीं किया गया। ये बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई आपको जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टों की या उनकी ज़रूरत नहीं है। इसकी भी मैनेजमेंट क्लिनिकल है और मैनेजमेंट भी बहुत आसान है। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 जो स्नेक बाइट्स हैं वो एनुअली जो है वो अक्रॉस द कंट्री होती हैं, जिसमें 82 जो है वो फर्टिलिटीज पे एंड होती हैं। पाकिस्तान में जो है वो 72 टाइप्स के स्नेक्स हैं, जिनमें 40% जो है वो वेनमस हैं, यानी 40 किस्में जो हैं वो जहरीली हैं। जो मोस्ट कॉमन हमें स्पीशीज देखने में मिलती हैं उनमें इंडियन कोबरा है, रुसल वाइपर्स हैं, कॉमन क्रेट्स हैं और सास स्केल्ड वाइपर्स हैं। ये इनकी कुछ फैमिलीज हैं। प्लीज जिनका माइक ऑन है वो इसको ऑफ कर लें। सॉस स्केल्ड वाइपर्स हैं ये। कुछ पिक्चर्स में दिखाने की कोशिश की गई है कि इस हमारी चूंकि पेरीफ्री में और बाकी हमारे एरियाज में रिवाज है कि अगर उनको सांप वगैरह काट लें तो वो सांप अगर मारें तो वो साथ भी लेके आए हुए होते हैं, ये दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब आप देख के बताएं कि ये सांप जहरीला है या नहीं है। तो ये कुछ पिक्चर्स की ये भी यहाँ हेल्प ली गई है कि अगर इससे मिलते जुलते आपको वो लेके आए तो आप जो है इससे भी अंदाजा लगाते हैं। बाकी तो जाहिर है हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमने क्लिनिकल जो है वो साइन सिम्टम्स पे ही जाना है। तो ये कुछ फैमिलीज हैं, इनकी पिक्चर्स में ये शो किया गया है कि ये वेनमस हो सकते हैं। अब जो है तीन तरह की इनकी टाइप्स हैं। ये किस तरह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। एक होते हैं न्यूरोटॉक्सिक, जिन्होंने हमारा जो ब्रेन और असाबी निजाम है ना उसको जो है वो पैरालाइज करते हैं, और कुछ होते हैं जो हीमोटॉक्सिक होते हैं या वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं जो हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, और कुछ होते हैं जो मायोटॉक्सिक होते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिक फैमिली में कोबरा और क्रेट्स आ जाते हैं, हीमोटॉक्सिक में रुसल वाइपर्स हैं, सॉस स्केल्ड वाइपर्स हैं और पिट वाइपर्स हैं, और मायोटॉक्सिक में सी स्नेक्स हैं। तो क्रेट और जो रुसल फैमिली है वो ज्यादा टॉक्सिक होती है एज कम्पेयर टू कोबरा, जबकि कोबरा के बारे में ज्यादा लोगों के जहन में ये गुमान पाया जाता है कि शायद कोबरा ही दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, जबकि ऐसा नहीं है। क्रेट और रुसल वाइपर ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि सिंध थर डेजर्ट में जो है वो कॉमनली क्रेट और रुसल वाइपर ज्यादा पाए जाते हैं, और मूनसून तो इनका फेवरेट सीजन आप समझ लें। पंजाब में जो है इंडियन कोबरा है, रुसल वाइपर्स हैं और सास स्केल्ड वाइपर्स हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी स्नेक बाइट्स रिपोर्ट होती हैं, लेकिन वहाँ पे डाटा जो है वो लेस अवेलेबल है। अब 2024 का अगर हम डाटा देखें तो मूनसून के सीजन में जो है वो 2024 में बहुत बड़ा स्नेक बाइट सर्च जो है वो रिपोर्ट हुआ। जुलाई और अगस्त 2023 में सिर्फ नौरोवाल डिस्ट्रिक्ट में 551 स्नेक बाइट्स रिपोर्ट हुई, जिनमें से 2 फर्टिलिटीज पे एंड हुई, यानी ये बहुत बड़ा नंबर है। और इनमें कई तो होंगी जो कि शायद रिपोर्ट भी ना हो सकी हों। ओकाड़ा में इसी तरह एक 3 साल की बच्ची की डेथ हुई प्रीवियस ईयर्स में, और उसकी रीज़न ये थी कि उसको किसी लोकल हॉस्पिटल ने जो नेसेसरी एंटी स्नेक वेनम उस टाइम लगना था और उसकी जान बच सकती वो नहीं लगाया। इसी तरह सियालकोट में इसी तरह डाटा अवेलेबल है कि 13 ईयर ओल्ड बच्ची की डेथ हुई, जिसको वो मल्टीपल हॉस्पिटल्स में वो रोलिंग स्टोन बनी रही और रेफर होती रही, सिर्फ इसलिए कि जी एंटी स्नेक वेनम नहीं है या एंटी स्नेक वेनम लगाना नहीं आता या प्रॉपर डोजेज का नहीं पता। तो जो आज का सेशन है, जैसे सर ने पहले एक्सप्लेन किया कि जो मैडम सेक्रेटरी नादिया साकिब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये जो है इस सीज़न में चूंकि आप ऐसे पेशेंट्स आने हैं, तो इस तरह का कोई मिसहैप सिर्फ इस वजह से ना हो कि आप लोगों को डोजेज का नहीं पता या आप उसको प्रॉपर लगा नहीं सकते, या आप उसको अपने ही जो हमारी चेन है BHU, RSC, THQ और DHQ के दरमियान हमने रेफर करना है। और DHQ लेवल पे भी अब न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक जो स्नेक्स हैं उनकी जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो डेथ्स होती हैं वो भी मैनेज हो सकती हैं, क्योंकि सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है। तो कोई भी कोशिश करें, कोई भी पेशेंट आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेफर ना करें, यहीं पे इसको मैनेज करें। अब स्नेक बाइट की जो है कुछ वेनमस और नॉन वेनमस का जो डिफरेंस है वो इस स्लाइड में बड़ा क्लियर बताया गया, और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो स्लाइड है कि सांप काटे की अगर हिस्ट्री के साथ आपके पास पेशेंट आ गया तो आपने कुछ 4-5 चीजें देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसको जहरीले सांप ने काटा हुआ है कि इसको
गैर जहरीले सांप ने काटा हुआ है। बाइट मार्क्स आप देखेंगे 1 से 2 बड़े डीप फैंग मार्क्स लगे हुए होंगे। ये होता है वेनमस में, यानी जहरीला सांप जो है वो 1 से 2 या इससे ज्यादा भी हो सकता है। बड़े उसके जो फैंग होते हैं, जो उसका डंक होता है वो बड़ा डीप जाके लगाता है, यानी रेड बम्प्स वहां पे बन जाते हैं, सुर्ख बड़े बड़े छाले बने हुए होते हैं। जबकि जो नॉन वेनमस सांप होते हैं उसमें ये आपको मल्टीपल स्मॉल टीथ मार्क्स मिलेंगे, यू शेप ना। और पेशेंट को जो है वो लोकली वेनमस सांप के साथ बड़ी सिवियर या मॉडरेट से सिवियर पेन होगी, जबकि नॉन वेनमस में ये माइल्ड सी पेन होती है। स्वेलिंग जो है वो रैपिडली और एक्सटेंसिवली बढ़ेगी, जहाँ पे बाइट हुई है उस लिम्ब की या उस एरिया में जो स्वेलिंग है बड़ी रैपिड होगी और एक्सटेंसिव बड़े एरिया पे फैल जाएगी, जबकि नॉन वेनमस में मिनिमल होती है। इसी तरह अगर उसको हीमोटॉक्सिक सांप ने काटा है या उसको न्यूरोटॉक्सिक सांप ने काटा है, इस फैमिली में से किसी ने काटा है या मायोटॉक्सिक ने काटा है, तो उसमें सिस्टेमिक इफेक्ट्स भी आएंगे, यानी ब्लीडिंग हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, और जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, कोएगुलेशन डिफेक्ट्स हो सकते हैं। और अगर उसको जो है नॉन वेनेमस सांप ने काटा है तो उसको एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सिस्टेमिक इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चूंकि सांप का खौफ भी बहुत ज़्यादा है, चाहे नॉन वेनेमस सांप ने काटा हो, तो ऐसे भी मरीज़ को आपने जो है वो रेफर या बिल्कुल फ़ौरन घर नहीं भेजना। उसकी गाइडलाइंस यही है कि अगर पेशेंट इस हिस्ट्री के साथ आया है कि मुझे सांप ने काटा है और आपको क्लिनिकल फाइंडिंग पे लग रहा है कि वो नॉन वेनेमस है और इसको एंटी स्नेक वेनम की ज़रूरत नहीं है, तो भी आप उसको 24 आवर्स तक अपने पास जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। अगर 18 घंटे तक उसमें कोई साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए तो मोस्ट लाइकली वो नॉन वेनेमस सांप ही था, और अगर उसके थोड़ी देर बाद आना शुरू हो गए हैं तो वो वेनेमस था। इस तरह के बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं कि पेशेंट आते हैं और जी हमारी लाइल्मी की वजह से हम कहते हैं कि जी इसको तो सांप ने पता नहीं काटा भी है कि नहीं, और ये हिस्ट्री दे रहा है, तो चलो जी उसको 1-2 हम सिम्टोमेटिक दवाई लिख देते हैं और घर भेज देते हैं, और बाद में कुछ घंटों के बाद वो बुरी हालत में आता है। तो आपने इस गाइडलाइन पे जो है वो अमल करना है। 24 आवर तक कोई भी स्नेक बाइट की हिस्ट्री के साथ आ गया उसको आपने रिटेन रखना है। आपके पास इमरजेंसी में जगह नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको वार्ड में एडमिट कर दें और उसको वक्तन फवक्तन जो है वो रीअश्योर भी करते रहें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दें। तो ये डूज और ये नॉन वेनेमस और नॉन वेनेमस का जो डिफरेंस है इसको आपने याद रखना है। मैं चाहूंगी कि जो है हमारे कोई कोलीग डॉक्टर अलीना, आप जो देखनी है तो इसी की बेस पे हमारी जो फर्दर जो है उसकी क्लासिफिकेशन होगी। तो जो लोकल स्वेलिंग ज़्यादा प्रोग्रेसिव पेनफुल लोकल स्वेलिंग हो तो इसमें ज़्यादा चांस ये है कि वाइपर्स होंगे, वाइपराइडी फैमिली से, जो कि हीमोटॉक्सिक स्नेक होते हैं ना, उसमें होगा। लोकल नेक्रोसिस हो सकता है, लोकल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लिस्टरिंग हो सकती है, या कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकती है। तो इसमें ज़ाहिर है डेफिनेटली अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हमने एंटी स्नेक वेनम उसको देना है। जो पैरालिटिक सिम्टम्स होती हैं वो कोबरा या क्रेट से होंगी, और इसमें हमने ये 5 जो है ना सिम्टम्स डी से हैं और 2 सिम्टम टी से हैं, 2D एंड 5P, ये आपने याद रखनी है। P2 के है टोसिस एंड पैरालिसिस, ये हो सकता है, या फिर 5D है डिप्लोपिया, डिसआर्थरिया, डिस्फोनिया, डिस्निया, डिस्फेजिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होती है जो पैरालिटिक्स में होती है वो टोसिस होती है, सब जो पहले प्रेजेंट करता है पेशेंट, कि उसकी जो आंखें हैं ना वो प्रॉपर नहीं खोल रही होती हैं। आप उसको कहते हैं कि ऊपर देखो तो वो ऊपर देख नहीं पा रहा होता। दूसरा, उसको वो कहता है कि मुझे दो नजर आना शुरू हो गए हैं। अगर उसे आप कहेंगे बात करके हो तो वो सही बात नहीं कर रहा होता, तो उससे आप काउंटिंग करवा के चेक कर सकते हैं कि एक सांस में 20 तक काउंटिंग करो। तो मोस्टली जिनको पैरालिटिक सिम्टम्स होंगी वो काउंटिंग 5-7 दफ़ा से ज़्यादा नहीं कर सकेंगे और प्रॉपर नहीं कर सकेंगे। उनकी आवाज़ सही नहीं निकल रही होगी, डिस्फोनिया हो रहा होगा, डिस्निया उनको फील हो रही होगा, चोकिंग हो रही होगी, रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस की वजह से सांस में मुश्किल हो रही होगी, या फिर उनको थैरेंग पैरालिसिस भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो इसमें भी आपने एंटी स्नेक वेनम देना होता है। उसके बाद तो जो वास्कुलर टॉक्सिस सिम्टम्स होती हैं उसमें ब्लीडिंग, फ्रैंक ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, माउथ ब्लीड हो सकती है, गम ब्लीड हो सकती है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड हो सकता है, स्टूल के साथ ब्लीडिंग हो सकती है, हीमेचूरिया हो सकता है।
उसके बाद पेशेंट शॉक में जा सकता है, उसका यूरिन आउटपुट प्रोडक्शन कम हो सकती है ड्यू टू किडनी इंजरी, तो ये आपने देखनी है। तो अगर ऐसी सिम्टम्स हैं, या फिर इसमें आपने 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम चेक करना है, वो आगे आपको बताते हैं कैसे करना है, तो वो करके देख सकते हैं। और जो मायोटॉक्सिक सिम्टम्स होती हैं उसमें मसल पेन होते हैं, मसल स्वेलिंग होती है, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स हो सकता है, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पे हमने पेशेंट को डायग्नोज करना है कि किस टाइप का स्नेक बाइट है, और अगर इनमें से कोई सिम्टम्स हैं तो फिर हमने उसको ट्रीट भी करना है। और अगर इनमें से कोई सिम्टम्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक बाइट है, ये ड्राई बाइट है, तो फिर इसको सिर्फ हमने ऑब्जर्व करना होता है। और अगर सिम्टम्स आ जाती है 24 आवर में तो फिर उनको अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन हमने मैनेज करना। जी, डॉक्टर रामीन फरहान, आप जो है वो न्यूरोटॉक्सिक साइन सिम्टम्स को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट से क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं? डॉक्टर रामीन फरहान। ज़िशान ये चेक करें और एक फ्रेश अटेंडेंस अब दोबारा भी बनाएं कि इस टाइम अगर कोई लेफ़्ट कर गया है तो उसका नेम और डिटेल भी अलहदा से नोट करें, वो फिर हम फर्दर आगे शेयर करेंगे। ये देखें टीथ और गम से ब्लीडिंग हो रही है साइड जहाँ पे, और उसके पीछे आप देखें कितनी एक्सटेंसिव और स्वेलिंग हुई हुई है इसको। ये इन मुख्तलिफ उन्होंने पिक्चर्स में ये चीज़ें दिखाई हुई। अच्छा, अब जो है ये एक और इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जो कि बाकी स्लाइड को मैंने इसलिए फॉरवर्ड किया है कि जो आपके लेवल पे इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जब स्नेक बाइट हो जाती है और हम स्नेक जो बाइट की जगह है उसको भी देख लेते हैं, तो अब हमने करना क्या है। बाज़-औक़ात घर में हमने क्या करना है, और जब हमारे पास BHU लेवल या RSE पे लेवल तक पेशेंट पहुंच जाता है तो तब क्या करना है। इसमें कुछ डूज हैं और कुछ डू नॉट्स हैं। इसको भी आप, मेरी ये विश है कि आप इस स्लाइड को अपने पास सेव रखें, और जब कभी आपको ज़रूरत पड़े इसको बार बार देखते रहें ताकि आपको चीज़ें मेमोराइज होती रहें। देखें, डूज इसमें ये हैं कि जब स्नेक बाइट होगी है, सबसे पहले कंसोल करना है, पेशेंट को रीअश्योर करना है कि इसका इलाज मौजूद है, आप परेशान ना हो। अब जैसे हमने एंटी रेबीज में पढ़ा था कि आपने जख्म को जो है वो साफ करना है सोप और वाटर से, इसमें आपने सिर्फ क्लीन वाटर से, आपने क्लीन क्लियर वाटर जो है हमारे पास अवेलेबल, उससे जख्म को धो लेना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब है। इसके ऊपर आपने कोई भी स्प्लिंट लगा सकते हैं, वुडन स्टिक कर सकते हैं, या सिंपल जो क्रेप बैंडेज है या दूसरी बैंडेज है उससे आपने लाइट सा प्रेशर अप्लाई करना है। यानी जो मेन मकसद है वो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स को ओक्लूड करना है, ना कि ब्लड सप्लाई को बंद करना है। यानी टॉर्निकेट हरगिज अप्लाई नहीं करना, हमने उसकी ब्लड सप्लाई नहीं रोकनी कि उसको गैंग्रीन हो जाए। जहाँ भी लिम्ब पे अगर वो बाइट हुई है तो सिर्फ उसको इमोबिलाइज करना है ताकि वायरस आगे ना फैल सके। इसमें एक चीज़ प्रैक्टिकली ये भी है कि अगर किसी ने आपको पेशेंट BHU पे भेजा है या RSE पे घर से आया है और किसी ने प्रॉपर इमोबिलाइज करके भेजा है, या जैसे रेस्क्यू 1122 वाले आपके पास लेके आए हैं और उन्होंने प्रॉपरली इमोबिलाइज करके आपके पास लेके आए हैं, तो एंटी स्नेक वेनम शुरू करने से पहले आपने ये नहीं करना कि उसको आपने इमोबिलाइज कर देना है, उसको आपने जो है इमोबिलाइज ही रहने देना है। उसकी जो इमोबिलाइजेशन है वो आपने ख़त्म नहीं करनी। अगर वो आपको लगता है कि उसने सही तरीके से इमोबिलाइज किया हुआ है, अगर टॉर्निकेट बांधा हुआ और बड़ी टाइट उसने ब्लड सप्लाई रोक दी है, तो फिर आप उसको खोलेंगे और उसको क्रेप बैंडेज से या इस तरीके से प्रॉपर आप इमोबिलाइज कर देंगे। और अगर उसने कोई टाइट क्लोथिंग है, रिंग्स है, वॉचेस हैं या बैंगल्स है, इस तरह की कोई भी चीज़ पहनी हुई है, या एयरवे में कोई डेंचर वगैरह है, ये आपने रिमूव कर देना है। क्योंकि वेनमस स्नेक के काटने के बाद हम ऑलरेडी पिक्स में भी आपने देखा है और हमने पढ़ा भी है कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इवन जो है वो पेशेंट को खाने पीने में भी और सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, और उसकी जहाँ बाइट हुई है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। फिर बाद में इन चीज़ों को रिमूव करना मुश्किल होता है, और अगर पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर अगर माउथ में डेंचर पहले से होगा
तो हमें EGT2 डालने में भी मसला होता है। ये सारी चीज़ें हमने करके फिर हमने पेशेंट को जो है हेल्थ फैसिलिटी पे जो है वो रेफ़र करना है अगर वो घर में है, और अगर आपको लगता है कि BHU पे है तो फिर RSC पे आप इसी तरह से करेंगे। जो चीज़ें नहीं करने की या डू नॉट्स जो हैं वो ये हैं कि आपने वहाँ पे किसी भी ब्लेड या किसी भी चाकू से जहाँ पे बाइट हुई है वहाँ पे कट नहीं लगाना। ये भी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, लोग कट लगा के ले आते हैं ब्लेड से कि ज़हर जहाँ से ज़ाया हो रहे हैं, या वो ज़हर को जो है वो चूसने की कोशिश करते हैं या स्क्वीज़ करते हैं मुँह को, तो ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। और कोई भी केमिकल या प्लांट लीव या इस किस्म की रेमेडी या हर्बल रेमेडीज़ हैं घर में, लोग इसके ऊपर अक्सर हमारे पास लाते हैं कि मिर्चें लगाई हुई हैं, हल्दी लगाई हुई है, कोई पत्ते किसी ने बांध दिए हैं, कोई नील लगा के लाया, इवन कोई टूथपेस्ट लगा के लाया। तो ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो नहीं करनी। टॉनिकट का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों नहीं अप्लाई करना। इवन यहाँ तक लिटरेचर बताता है कि लोग बिजली का झटका भी दे के लाते हैं, या वो जो जोगी हैं उनको बुला लेते हैं, उनके पास जो मनका होता है स्नेक स्टोन उसका अप्लाई करते हैं, और इवन कई दफ़ा बाइट वालों के साथ जोगी प्रॉपर साथ भी आए हुए होते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीक़ाकार हैं इनसे आपने बचना है, सिर्फ डूज पे अमल करना है और डू नॉट्स को भी आपने कोशिश करनी है कि अवेयरनेस इसकी देनी है। डॉक्टर मोहम्मद उमर सिराज साहब, आप जो है वो डूज और डू नॉट्स को सब कोलीग्स के लिए एक दफ़ा जो है रिपीट कर दें। डॉक्टर उमर सिराज साहब, मोहम्मद उमर सिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, जो अभी हमने स्नेक बाइट के मुतालिक पढ़ा है कि फ्रैक्चर्ड लिम्ब जैसे हम करते हैं ना, इस तरह से इमोबिलाइज करना है। आप देखें इसमें कहीं उन्होंने कोई टाइट जो है ना रस्सी बांध दिया है, ना कोई कपड़ा बांध दिया है, और ना ही कहीं ब्लड सप्लाई को वो किया है। जस्ट उन्होंने उसको है इमोबिलाइज बड़े सिंपल तरीके से, ताकि ब्लड सप्लाई भी चलती रहे, सिर्फ सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो हैं वो ब्लॉक हों, और जो जहर है वो आगे ना, उससे आगे फर्दर जो है वो जो है वो ना करे। अब जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट है, इसका जो प्रोटोकॉल है, पहले तो यही आपने डूज याद रखने, ये मैनेजमेंट का हिस्सा है, ठीक है, कि जैसे ही पेशेंट आ गया रीअश्योर कर दिया हमने उसका जो लिम्ब है इमोबिलाइज कर दिया, उसके ज़ख्म को हमने जो है वो सिंपल पानी से धो लिया, उसकी हमने टाइट क्लोथिंग और टाइट जो भी और रिंग्स वगैरह हैं ये हमने रिमूव कर दी, कोई डेंचर वगैरह माउथ में है तो वो रिमूव कर दिया, और उसको हमने कंफर्टेबल हालत में हम ले आए। अब आगे जो मैनेजमेंट है उसमें जो है मेन जो चीज़ें हैं वो सर जो हैं वो एक स्लाइड में जो है वो हॉस्पिटल में जो हमने मैनेजमेंट करनी है वो करेंगे। ये कुछ स्लाइड्स मैंने आगे की हैं, उसकी रीज़न ये है कि इस प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारी रेपिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो जो हमारे लेवल पे जो BHU, RSC, THQ और DHQ लेवल पे जो चीज़ें हमने मैनेज करनी है, जो हमें रिटेन रखनी चाहिए, याद करनी चाहिए, वो स्लाइड्स हम गो थ्रू करें। सर प्लीज़, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। जी, तो जब आपके पास हॉस्पिटल में आ जाता है पेशेंट, BHU पे हैं, RHC पे हैं, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, THQ पे हैं, तो आपने एक तो वही जो सिंपल हमारा हम शुरू से मेडिकल में पढ़ते हैं कि ABCD प्रोटोकॉल है, वो हमने जो है ना वो सारा फॉलो करना होता है। उसका एयरवे मेंटेनेंस देखनी है, ब्रीदिंग देखनी है उसकी प्रॉपर है कि नहीं है, उसकी सर्कुलेशन, उसकी पल्सेस देखनी है, उसका ब्लड प्रेशर नोट करना है, और उसकी डिसेबिलिटीज़ देखनी है कि अगर वो पैरालाइज हो रहा है, या उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस चेक करना है कि वो अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा। तो ये असेसमेंट हमने फर्स्ट करनी है। उसके बाद फिर हमने स्नेक बाइट को कंफर्म करना है, और फिर ये जो देखना है हमने कि वो वेनमस स्नेक बाइट की तरफ उसकी जो साइंस हैं वो हैं या नॉन वेनमस की तरफ। उसके लिए जो सबसे पहले आपको डॉक्टर साहब ने बताया था, फैंग मार्क्स देखने हैं कि अगर वो 2 फैंग डी फैंग मार्क्स हैं, लोकल पेन है या लोकल स्वेलिंग है, तो ये आपको इंडिकेट कर रही होगी कि ये वेनमस स्नेक बाइट हो सकती है। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर ये नॉन वेनमस स्नेक बाइट हो सकती है। फिर उसके बाद जैसे पहले बताया गया कि आपने वुंड को वाटर से वॉश करना है, क्लीन वाटर से। फिर उसको कंफर्ट एंड रीएश्योरेंस, मोस्टली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो अटेंडेंट होते हैं, और मोस्टली जो सबसे बड़ी हम इमरजेंसी में और इसी तरह गलती करते हैं, वो अटेंडेंट के प्रेशर की वजह से एंटी स्नेक वैनम खामखा लगा देते हैं कि जी वो कह रहे हैं सांप ने काटा है तो आप क्यों नहीं लगा रहे इसको, कुछ ना कुछ लगाएं। तो आपने उसको रीएश्योरेंस करना होती है, उसको कंफर्ट दिलाना होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 70% तो वैसे ही नॉन वेनमस स्नेक बाइट्स होती हैं, और जो वेनमस होती हैं उसमें भी 50%
जो है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, 50% सिम्टोमेटिक होते हैं। तो आपने रीएश्योरेंस में यही उसको चीज़ें बतानी है। और दूसरा उसको बताना है कि खामखा जो अगर हम एंटी स्नेक वेनम लगाएंगे तो इसका नुकसान भी हो सकता है, इससे एनाफिलेक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है, तो बगैर रीज़न के हमें खामखा उसको नहीं लगाना। तो आपने ये कंफर्ट और रीएश्योरेंस जो है ना ये पेशेंट को देनी है, ना कि आप खुद खौफजदा होके और उसको एंटी स्नेक वेनम इंजेक्ट करना शुरू कर दें कि कुछ हो ना जाए। ठीक है, अगर आपके पास पेशेंट है और आपको अच्छी तरह पता है कि उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, तो आप उसको वॉच रखें और उसके मुताबिक आगे आपने करना है। जैसे फिर बताया गया कि उसके जितने कंस्ट्रिक्टिंग आइटम हो सकते हैं, लाइक बेल्ट, वॉच, रिंग्स, शूज़, ब्रेसलेट्स, टाइट क्लोथ, ये आपने रिमूव कर देने हैं ताकि मैं बाद में कोई कंपार्टमेंट सिंड्रोम की तरफ जो है ना वो प्रॉब्लम ना जाए। फिर जो दूसरा ड्रेसिंग, तो इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, वॉश कर दिया आपने वुंड में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इमोबिलाइजेशन है। इमोबिलाइजेशन ऑफ द बाइटन लिम्ब एंड इमोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। अपने पेशेंट को भी वॉक नहीं करवानी, एक तो लिम्ब को मूव नहीं करना, अगर अपर आर्म में बाइट हुई है तो उसको भी इमोबिलाइज करना, और पेशेंट को भी आपने एक्टिव नहीं करना, उसको भी मोबिलाइज नहीं करना। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि उसकी लिम्ब की भी इमोबिलाइजेशन और पेशेंट की भी इमोबिलाइजेशन। बेहतर ये है कि उसको व्हील चेयर पे जो है ना मोबिलाइज करें या स्ट्रेचर पे उसको मूव करें, बजाय उसको के चला के उसको लेके जाएं। अगर पेशेंट को तो ज़ाहिर है पता नहीं होता, वो तो ले आते हैं, लेकिन जब आपके पास आ जाता है तो फिर आपने ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट बातें इसकी देखनी है। ठीक है, और फिर ये देखना है कि वो दूसरे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाद दफ़ा पेशेंट कह रहा होता है मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे पेन किलर दें। तो पेन किलर में आपने जो है ना वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लें, उसको डाइक्लोरान नहीं लगाना, उसको ब्रूफान या उस तरह की जो डाइक्लो टैबलेट्स हैं ये नहीं देनी, क्योंकि ये आपको पता है कि सारी जो है ये एज एंटी कोएगुलेंट एक्ट करती हैं, एंटी प्लेटलेट इनका एक्शन होता है, और इनसे बाद में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। और फिर अगर ज़रूरत टेटनस प्रोफिलैक्सिस की ज़रूरत है तो वो आपने असेस करना और वो देना। नेक्स्ट उसमें जो आपने देखना है, फैंग मार्क्स देख लिए आपने, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर पैरालिसिस नहीं है तो फिर तो अच्छी बात है। फिर आपने देखना है कि पेशेंट को कोई सिस्टेमिक ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है। पेशेंट बाज़ दफ़ा हो सकता है कि कोई लोकल स्वेलिंग भी ना हो और उसको ब्लीडिंग भी नहीं हो रही, लेकिन आपने रीएश्योरेंस करनी है कि इसको कोई हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट तो नहीं है। तो आपने उसका 20 मिनट्स होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम असेस करना है। उसके लिए क्या करना है, एक क्लीन ड्राई ग्लास टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर 2 ml फ्रेश वीनस ब्लड ले लेना है और उसको अनडिस्टर्ब किसी जगह पे हैंग कर देना है, किस टेप के साथ दीवार के साथ लगा दें या कहीं भी उसको इमोबिलाइज कर दें। और 20 मिनट के बाद उसको मोबिलाइज करके देखें, थोड़ा सा टिल्ट करें उसको 30 डिग्री पे या 45 डिग्री पे टिल्ट करके देखें, और फिर उसके बाद देखें कि अगर तो वो ब्लड उसके अंदर क्लॉट बन गया हुआ है और जो उसके अंदर सीरम है वो लैदा हो गया है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कोई हीमोटॉक्सिक सिम्टम्स अभी तक नहीं आई। तो इस टेस्ट को आप 6 घंटे बाद फिर आप रिपीट भी कर सकते हैं अगर ज़रूरी हो। तो इसको अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो देन नो ASV इज टू बी गिवन। ठीक है, और अगर ब्लड क्लॉटिंग डिस्टर्ब है तो फिर आप ASV लगा सकते हैं। इसके साथ जो बाकी लैब इन्वेस्टिगेशन अगर आप करवाना चाहें तो उसको PT APTT करवा सकते हैं। उसके जो किडनी टेस्ट हैं, यूरिया क्रेटिनिन, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन जिसमें हीमोग्लोबिन यूरिया या मायोग्लोबिन यूरिया देख सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लेस देन 100,000 काउंट है तो ये भी ब्लीडिंग टेंडेंसी की तरफ हो सकता है, तो ये करवा सकते हैं इसमें। जी, ये सर ने आपको बताया इसमें जो 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम है, ये डॉक्टर साहबान बड़ा सिंपल टेस्ट है, इसके लिए किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी लैब अटेंडेंट या लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है। ये वार्ड में आपकी स्टाफ नर्स भी कर सकती है, आपका डिस्पेंसर भी कर सकता है और इवन आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसको आपने जो है वो इंश्योर करना है।
मैं अब चाहूंगी कि टॉक्सिक सिम्टम्स आपने सारी देखी हैं, अगर उनमें से कोई सिम्टम्स हैं तो आप उसको एंटी स्नेक वेनम देंगे। कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज हैं, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गई है, कार्डिक अरिथमियाज हो गई हैं, ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज है, तो फिर भी आप उसको एंटी स्नेक वेनम देंगे, ठीक है। और मायोग्लोबिन यूरिया या हीमोग्लोबिन यूरिया डिटेक्ट करते हैं तो ये तो हो जाती हैं सिस्टेमिक सिम्टम। जो अक्सर हम इग्नोर करते हैं वो लोकल सिम्टम्स होती हैं, जिनको हम इग्नोर भी बार दफ़ा कर देते हैं या बार दफ़ा खाम खा भी लगा देते हैं। तो लोकल स्वेलिंग देखें, अगर जिस लिंक पे बाइट किया है वो उसमें हाफ से ज़्यादा स्वोलन है विद इन 24 आवर या 48 आवर्स, तो फिर आपने उसको लगाना है। या रैपिडली इंक्रीजिंग स्वेलिंग है तो फिर आपने उसको एंटी स्नेक वेनम देना है। या रीजनल लिम्फ नोड्स अगर लार्ज है तो फिर आपने उसको एंटी स्नेक वेनम है। तो ये इंडिकेशन है, अगर ये इंडिकेशन है तो फिर आपने एंटी स्नेक वेनम देना है। अगर इनमें से कोई इंडिकेशन नहीं है तो फिर प्लीज़ उसको खामखा एंटी स्नेक वेनम सिर्फ पेशेंट्स की सेटिस्फेक्शन या पेशेंट के अटेंडेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए आपने एंटी स्नेक वेनम नहीं दे। जी डॉक्टर साहब, कुछ इसमें आप कहना तो नहीं? जी नहीं सर, ये अब इसमें ये है कि अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने एंटी स्नेक वेनम देना है तो कितना देना है। इसमें एक बात है, जैसे हमने उसमें भी रेबीज में पढ़ा है कि इसमें चिल्ड्रन और अडल्ट्स में डोज का कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चा है या बड़ा है, डोज सेम होगी, तो बच्चों में भी वही डोज होगी। जो इनिशियल डोज है ना वो यूजुअली 5 to 10 वायल्स आपने एंटी स्नेक वेनम की देनी है और इसको डाइल्यूट करके देना है। 0.9% नॉर्मल सेलाइन में इसको डाइल्यूट करेंगे। 250 to 500 ml में वो 5 to 10 वायल्स आप लगाएंगे और इनिशियल फ्यू मिनट्स के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए आप उसको स्लो देंगे, देखेंगे कोई उसको रिएक्शन तो नहीं होता, कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है या अर्टिकेरिया की या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, तो फिर आप उसको 1 घंटे में फुल डोज दे देंगे, ठीक है। लेकिन पेशेंट को आप ऑब्जर्व ज़रूर करेंगे क्योंकि पेशेंट को किसी वक्त भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो उसके बाद अगर पेशेंट को आपने दे दी है एक दफ़ा डोज और पेशेंट को हेमोटॉक्सिक स्नेक बाइट है तो आप उसका 2 घंटे बाद कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करेंगे। अगर कोएगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है तो डोज रिपीट नहीं करेंगे। अगर कोएगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब है तो फिर आप डोज रिपीट कर सकते हैं और फिर आप 6 घंटे बाद दोबारा कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करेंगे। अगर पेशेंट का कोएगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है तो फिर फर्दर डोज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर पेशेंट का कोएगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब होगा तो फिर आप डोज को रिपीट करते जाएंगे। अच्छा, उसमें एक स्लाइड में बात रह गई कि अगर पैरालिटिक स्नेक बाइट है, अगर पैरालिटिक स्नेक बाइट आती है तो उसमें आपने जो इनिशियल डोज है वो वही 5 to 10 वायल्स देना होती हैं और पेशेंट को क्लिनिकल कंडीशन को देखना है कि इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। अगर पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन 2 घंटे में इम्प्रूव हो गई है तो फिर फर्दर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती तो 1 और देंगे। लेकिन अगर फिर भी पेशेंट इम्प्रूव नहीं होता तो फिर पेशेंट को आप वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन फिर रिपीटेड डोजेस देने का उसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। ये है कि आपने डिल्यूशन कैसे करनी है। तो उसमें जो एक वायल आती है हमारे यहाँ, वैसे ये पहले ही डाइल्यूटेड फॉर्म में 10 ml में आ रहा है, तो इसलिए आपको इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो भी आप उसकी 5 या 10 वायल्स लेते हैं उसको 0.5% नॉर्मल सेलाइन में कर सकते हैं या 5% डेक्सट्रोज में भी कर सकते हैं अगर नॉर्मल सेलाइन नहीं अवेलेबल। और फिर उसको IV देना है, ये इंट्रामस्कुलर कभी भी नहीं देना, ठीक है। तो इसको इंट्रामस्कुलर नहीं देना होता, IV देना होता है। तो इसको ओवर 30 to 60 मिनट्स, और अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो तो ओवर 15 मिनट्स भी आप दे सकते हैं। लेकिन उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो डिटीरियोरेट ना हो। तो ये आपने देखना होता है इसमें। ये इसमें सर ये भी ऐड कर देंगे कि जैसे 0.9% नॉर्मल सेलाइन में
तो ये हम 5% डेक्सट्रोज में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से डाइल्यूशन ठीक है। और आपके लिए मैसेज ये है कि आप हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आ रही है वो पॉलीवेलेंट है, यानी वो हर तरह के जहरीले सांप के लिए। तो आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि आया ये क्रेट के लिए है, ये कोबरा के लिए। हमारे पास जो आ रही है वो हर तरह का जो जहरीला सांप है किसान में पाया जाता, उन सब के अगेंस्ट काम करता है ये वेनम। तो आपने 5 to 10 वॉयल्स जो हैं वो इनिशियल डोज है। डाइल्यूशन आपने 0.9% सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन में भी कर सकते हैं और 5% डेक्सट्रोज वाटर में भी कर सकते हैं। यानी डाइल्यूशन आपने 250 से 500 ml आइसोटोनिक सेलाइन या 5% डेक्सट्रोज वाटर दोनों में, और ये दोनों सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट हर हेल्थ फैसिलिटी पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। और साथ साथ आपने इस वेनम की भी जो है कोल्ड चेन मेंटेन रखनी होती है, इसकी भी सेम है, +2 से +8 के दरमियान जो है आपने कोल्ड चेन मेंटेन रखनी होती है। बच्चों और बड़ों में सेम डोज है, इसलिए इधर कोई चक्कर नहीं है कि आप बच्चों और बड़ों का जो है वो अलग-अलग से जो है वो डोजेज शेड्यूल को फॉलो करें। तो दोनों। और सर ने एक और बड़ी अहम बात बताई है कि आपके ज़हन में आएगा कि रिएक्शन जो हो जाता है तो क्या करना है, फिर लगाएं ना। नहीं, जो शुरू में आपने लगानी है ना 10-15 मिनट, वो ज़रा स्लो लगाएं। किसी भी ड्रग की जैसे है वो यही SOPs होते हैं, यही प्रोटोकॉल होता है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो फर्स्ट टाइम किसी को लग रही है उसको हमेशा पहले 10 से 15 मिनट स्लो लगाया जाता है। उससे पेशेंट का जो बॉडी रिस्पॉन्स है वो देखा जाता है, फिर उसके बाद आप जो है उसको फर्दर डोज लगाते हैं। डॉक्टर जलील साहब, अगर आप जो है वो हमें ये बता दें कि कौन सा एंटी स्नेक वेनम हमारे पास अवेलेबल है और इसकी जो है वो सकता है। अब सर इसको ज़रा थोड़ा सा आपको डिटेल से सर बताएंगे कि इसमें कौन सी जो ड्रग है वो एज अ फर्स्ट लाइन जो है वो लाइफ सेविंग कंसीडर की जाती है एंटी वेनम के अगर रिएक्शन हो जाता है। और ये जो ड्रग्स हैं वो हर हॉस्पिटल में, हर इमरजेंसी ट्रे में अवेलेबल होती हैं और कोई इसमें मुश्किल नहीं है, इसको आप समझ लें। तो इंशाल्लाह जो है वो अगर कोई रिएक्शन रिपोर्ट होती भी है तो उसको मैनेज इजीली किया जा सकता है। सर प्लीज। इसमें जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो है जब भी अगर कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद भी हमने डोज जरूर देना होती है। ये भी एक बात याद रखें कि अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है तो बात ये कहते हैं कि नहीं जी अब नहीं लगा सकते। बाकी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो हम रिएक्शन के बाद नहीं लगाते, लेकिन चूँकि स्नेक बाइट में आपको पता है कि हमारे पास और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल, सिर्फ ASV ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन होता है, जो ही उसको आर्टिकेरिया होता है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है या कोई हाइपोटेंशन होती है, तो आप फर्स्ट तो ये करेंगे कि आप उसको स्टॉप कर देंगे इन्फ्यूजन को फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो एपिनेफ्रीन है। और जब भी आप लगाने ASV स्टार्ट करते हैं तो प्रिकॉशन ये होती है कि एपिनेफ्रीन यानी एड्रीनालिन शुड बी इन द सिरिंज। बेड साइड पे एड्रीनालिन सिरिंज में डाल के आप रखें कि जो ही रिएक्शन होता है तो हाफ एम्प्यूल इंट्रामस्कुलर आप पेशेंट को एपिनेफ्रीन जो है या एड्रीनालिन जो के नाम से जो आता है वो इंट्रामस्कुलर देंगे। और इनिशियल डोज जो होती है वो हाफ एम्प्यूल होता है यानी 0 to 0.5 मिलीग्राम फॉर एडल्ट्स, और बच्चों में 0.01 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसी तरह इंट्रामस्कुलर आप देंगे। और पेशेंट को 10 to 15 मिनट्स के लिए ऑब्जर्व कर देंगे। अगर पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है तो फर्दर डोज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट में अभी भी सिम्टम्स या साइंस हैं रिएक्शन के तो आप डोज को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो इसके साथ आपने लगाना है वो है कि आपने उसको सोलोकार्टिफ जो है हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम सक्सिनेट 100 मिलीग्राम एडल्ट्स में और बच्चों में 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना है। और एवल इंजेक्शन जो कि क्लोरफेनेरामिन के नाम से है, एवल इंजेक्शन है वो 10 मिलीग्राम एडल्ट्स में और बच्चों में 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपने IV देना है। जो एड्रीनालिन आपने इंट्रामस्कुलर देना है और एवल और सोलोकार्टिफ आपने IV देना है। और पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। जब आपका ये क्योर हो जाएगा रिएक्शन तो फिर आपने स्लोली दोबारा वो इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है। और यूजुअली आमतौर पे जब आप ये ट्रीटमेंट दे देते हैं तो उसके बाद फिर रिएक्शन नहीं होता और वो डोज कंप्लीट हो जाती है। जी, डॉक्टर फयाज यज़दानी साहब, आप अगर रिएक्शन हो जाए, एडवर्स रिएक्शन हो जाए तो किस तरह
एंटी स्नेक वेनम से रिपोर्ट होते हैं, तो ये आपने जो आपके हॉस्पिटल की फार्माकोविजिलेंस जो भी कमेटी है, उसमें जो भी ऑफिसर है, नॉमिनेटेड फोकल पर्सन है, वो फार्मासिस्ट भी हो सकता है, कोई स्टाफ नर्स भी हो सकती है और फिजिशियन भी हो सकता है, तो उसको वाया MSS पोर्टल या इनकी जो हॉटलाइन है 1033 उसके थ्रू आपने ज़रूर रजिस्टर कराना है कि इस जो है वो बॉयल से या इस एंटी स्नेक वेनम से एडवर्स रिएक्शन हुआ है। वैसे हो बहुत रेयर ही इसमें नोट होता है, तो सिर्फ इस डर से आपने नहीं लगाना कि इससे रिएक्शन होता है तो हम नहीं लगाएंगे। बाकी जो है जो फर्दर है फिर वो इसमें देख लेते हैं कि इसको जो फर्दर उनका प्रोटोकॉल है ड्रैप का वो अडॉप्ट करते हैं। इसकी रिपीट डोज का शेड्यूल सर आप इनको एक्सप्लेन करें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर पेशेंट का कोएगुलेशन प्रोफाइल करेक्ट हो जाता है तो फिर तो रिपीट डोज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप एक फर्स्ट डोज देते हैं और उसके 6 घंटे बाद आप 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम दोबारा करते हैं और वो स्टिल प्रोलॉन्ग है तो आप डोज रिपीट कर देंगे। और ये 6 आवर्ली आप हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट में हर 6 आवर्स के बाद ये डोज जो है ना टेस्ट रिपीट करते जाएंगे और उस वक्त तक डोज रिपीट करेंगे जब तक कि उसका कोएगुलेशन प्रोफाइल करेक्ट नहीं हो जाता। और अगर पेशेंट एक्टिवली ब्लीड कर रहा है तो फिर उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आप FFP या फ्रेश ब्लड भी लगा सकते हैं। और जो पैरालिटिक स्नेक बाइट होती है, जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट है, उसमें मैंने बताया है कि आप सेकंड डोज 1 to 2 आवर्स के बाद भी रिपीट कर सकते हैं अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं हुआ। लेकिन अगर पेशेंट को आपने 2 या 3 डोजेज लगा रही हैं और स्टिल पेशेंट जो है ना वो पैरालाइज है तो फिर पेशेंट को ज़्यादा फर्दर डोजेज देने की ज़रूरत नहीं होती, उसको आप वेंटिलेटर पे शिफ्ट करके फर्दर उसको जो है ना जनरल मैनेजमेंट करेंगे। जी न्यूरोटॉक्सिक बाइट में भी जी, एक्सप्लेन करें। न्यूरोटॉक्सिक इनिशियल डोज पेशेंट इज रिव्यूड आफ्टर 1 आवर। अगर 1 आवर के बाद सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हुई तो सेकंड डोज विल बी गिवन, ठीक है, आप ओवर 1 आवर अगेंस्ट आप उसको देंगे और उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे। अगर सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होती तो 3 डोजेस तक आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादा डोजेस की जैसे मैंने बताया ज़रूरत नहीं होती। फिर आप उसकी जो है ना जनरल मैनेजमेंट, वेंटिलेटरी सपोर्ट या बाकी ट्रीटमेंट है उसको करेंगे। जी यहाँ डॉक्टर साहिबा ने क्वेश्चन किया था कि अगर उसको वेंट पे डालना है और RSC पे हम क्या करेंगे। देखें, आपने न्यूरोटॉक्सिक जो स्नेक बाइट है उसके साइन सिम्टम्स को समझ लेना है, उसको फर्स्ट एड दे देनी है, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर देना है और उसको प्रॉपर तरीके से जो उससे नेक्स्ट THQ या DHQ जहाँ पे वेंटिलेटर्स की सपोर्ट अवेलेबल है वहाँ पे रेफर करना है, ना कि आपने उसको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या कहीं और भेज देना है। इसमें आपको जो प्रैक्टिकली एक बात मैं बता दूँ, सर हमारे मोस्ट सीनियर जो है वो फिजिशियन है सर, मोस्टली पेशेंट जो है वो यही सर ने हमेशा जो है वो मैनेज किए हैं कि वो जो है वो आपके सिटी से थोड़ा सा बाहर निकलेगा, उसने सर्वाइव नहीं करना, वहीं उसकी डेथ हो जानी है। और बिग सिटीज़ में लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी या जहाँ आप रेफ़र करते हैं टर्शरी केयर में, वहाँ पे बेड इतने खाली आपको अवेलेबल भी नहीं होते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। जबकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे यहाँ पे बेड भी अवेलेबल है सफिशिएंट अमाउंट में और ये अमूमन हमारे पेशेंट्स को अवेलेबल भी हो जाते हैं। तो पेशेंट की लाइफ जो है हर सूरत आपने सेव करनी है, गैर ज़रूरी कोई रेफरल नहीं करना। DHQ लेवल पे हर तरह की स्नेक बाइट, एंटी स्नेक वेनम से, और इवन अगर वो न्यूरोटॉक्सिक है और ऐसे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है, या पेशेंट हीमोटॉक्सिक बाइट के साथ है और उसको कोई बाद में आपने जो है कोएगुलेशन प्रोफाइल के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या प्लेटलेट्स लगाने हैं या उसका कोई रीनल डायलिसिस करना है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हर DHQ पे फ्री ऑफ कॉस्ट और बड़े जो है वो अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं। तो कोशिश करें कि अपने पेशेंट्स को अपने ही स्टेशन पे आप जो है वो मैनेज करें। यहाँ स्टोरेज और डिस्पोजल है, यानी आपकी अवेयरनेस के लिए ये वक्तन फ़वक्तन जो है वो डिपार्टमेंट जो है हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट वक्तन फ़वक्तन गाइडलाइंस देता रहता है। तो स्टोरेज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोल्ड चेन जो इसकी मेंटेन होती है इस वैक्सीन की, एंटी स्नेक वेनम की, वो +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब आप ये स्नेक वेनम लगा लेते हैं तो इसकी जो लेफ्ट ओवर वॉयल्स होती हैं वो अपने स्टाफ नर्स जो भी आपका पैरामेडिक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके हैंड ओवर करनी है ताकि ये बायोमेडिकल वेस्ट में जा सके। इनको आपने वैसे जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं करना।
और हर हेल्थ फैसिलिटी के लिए डिपार्टमेंट ने जो है वो एक यॉर्डस्टिक जो है ना वो मिनिमम स्टॉक लेवल का एक वो दिया हुआ है कि आपने इतना स्टॉक जो है वो हर हेल्थ फैसिलिटी पे हो। जैसे RSC पे मिनिमम 10, THQ पे 30 और DHQ पे 50 एटलीस्ट जो है वो आपके पास जो है ना वो स्नेक वेनम की स्टोरेज होनी चाहिए। अब यहाँ तक बात सिर्फ ख़त्म नहीं होगी, आपने जब पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो कुछ बातें उसको समझा के भेजनी है। अगर आपका पेशेंट जो है वो एंटी स्नेक वेनम लगाने के बाद साइन सिम्टम उसके इम्प्रूव कर गए हैं, वो ठीक हो गया है, अब आपने फॉलो अप में कोई 2-3 बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो सर आपको बताते हैं, वो आपने ज़रूर बता के भेजनी है। तो जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे तो फिर आपने पेशेंट को ये बताना है कि अगर आपको दोबारा कोई साइन सिम्टम्स होती हैं, कोई लोकल स्वेलिंग होती है, कोई पेन वर्सन होता है या कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है या यूरिन आउटपुट कम होता है, तो फिर आपने दोबारा हमारे पास आ जाना है। एक तो ये उसको करना है। दूसरा, एक पेशेंट को ये एक्सप्लेन करना है कि बाद दफ़ा आपने जो एंटी स्नेक वेनम दिया हुआ होता है ना, उससे चूँकि ये हॉर्स डिराइव्ड होता है, एनिमल डिराइव्ड है, तो इसकी वजह से बाद में सीरम सिकनेस की सिम्टम्स आ जाती हैं, जिसमें फीवर है, जॉइंट पेन है, जॉइंट स्वेलिंग है, लिम्फेडिनोपैथी है। तो ये 5 to 10 डेज़ के बाद पेशेंट को ये साइन सिम्टम्स आ जाती हैं। तो ये भी फिर पेशेंट को कहना है कि अगर पेशेंट को ये साइन सिम्टम्स आती हैं तो पेशेंट को कहना है कि दोबारा वो आपके पास आए, तो आप इसको सिम्टोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं, हिस्टामिन दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं।